साल 1967 आजादी के 2 दशक बीत चुके थे, लेकिन युवा भारत अब भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था। ये वो दौर था जब अपने सपने बहुत बड़े थे मगर जेबें छोटी, घरों में बच्चे ज्यादा थे और रोटियां अक्सर कम पड़ जाती थी। खेतों में किसानों का पसीना जमीन को भिगोता था मगर बारिश वक्त पर नहीं आती थी और शहरों में पढ़े लिखे नौजवान जेब में डिग्री लिए नौकरी की तलाश में भटकते थे। लेकिन चुनौतियां चाहे जितनी भी हों, 200 साल पहले की गुलामी में जिस देश ने हार नहीं मानी, वो 20 साल की आजादी के बाद भला कैसे हार सकता था। हर दिन में उम्मीद की किरण थी, हर चेहरे पर मुस्कान। पिछले दिन की बासी रोटी और प्याज खाकर भी लोग खुश हो जाते थे। हालातों के सामने कभी हार नहीं मानते थे। ये वो समय था जब सादगी की शान थी और अपनापन की ही अमीरी, जब छत पर सोते वक्त हवा के झोंके में आजादी की ठंडक महसूस होती थी, जब घरों में रेडियो होता था और उसे पूरा मोहल्ला सुनता था, और जब सरकार की कमान पहली युवा महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हाथ में ली थी और देश का भविष्य नए भारत के आजाद युवा के हाथ। इस दौर में भारत सरकार के फिल्म्स डिवीजन ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने देश के उन युवाओं का इंटरव्यू किया जो 1947 में आजाद भारत के बाद पैदा हुए थे और ठीक 20 साल बाद 1967 में जब भारत जवान हुआ, तब ये युवा भी 20 साल के हो चुके थे। इस डॉक्यूमेंट्री में डायरेक्टर SNS शास्त्री ने उन युवाओं को से पूछा था, आजादी का मतलब क्या है, आपके सपने क्या है और आप भारत को किस नजरिए से देखते हैं। राव उनके जवाबों में जो मासूमियत थी, उस दौर में भारत की वही असली पहचान थी। आज हम इस इंटरव्यू की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखेंगे और जानेंगे कि उस दौर में भारतीय युवाओं का जीवन कैसा था। साथ ही 60 के दशक के बदलते भारत की दुर्लभ छवि भी देखेंगे जो भारत के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कुराहट और आंखों में आंसू ला देगी। तो बने रहिएगा इस दिल छू लेने वाली वीडियो के अंत तक। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर SNS शास्त्री ने सबसे पहले युवक से पूछा कि आपके लिए आजादी का सही मायना क्या है, तो उन्होंने कहा, आज़ादी का मतलब है स्वतंत्रता, अपने आप को आज़ाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना। हम जो काम कर सके अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये वो दौर था जब हाल ही में आजाद हुए भारत अपने देश के नए संविधान को अपना रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तान और चीन जैसे सरहदी दुश्मनों से लड़ रहा था, संयुक्त राष्ट्र में अपनी जगह बना रहा था, निरक्षरता से साक्षरता की ओर कदम बढ़ा रहा था। लेकिन एक आम युवा के नजरिए से इस बदलते भारत में कई खामियां भी थीं। जैसे शास्त्री जी ने जब एक लड़की से पूछा कि आप भारत को किस तरह देखते हैं, तो उन्होंने कहा, I think of India when I see the long queues, people waiting patiently for buses, for ration. I think of India when I see people hanging on the local trains. मैं भारत के बारे में सोचती हूँ जब मैं लोगों को राशन और बस पकड़ने की लंबी कतारों में खड़े देखती हूँ। मैं भारत के बारे में सोचती हूँ जब मैं लोगों को लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटकते देखती हूँ। मैं भारत के बारे में सोचती हूँ जब मैं सिनेमा घरों में फिल्म की इवनिंग शो देखने जाती हूँ और हाउसफुल का बोर्ड देखकर दुगुनी कीमत में टिकट खरीदती हूँ। मित्रों, भारत गांव का देश है और 60 के दशक में ये देश में 80% से ज्यादा गांव थे, लेकिन अब लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ने लगे थे। और इसी डॉक्यूमेंट्री की अगली क्लिप में हम देखेंगे कि शहरों में रहने वाले युवा और गांव में रहने वाले युवाओं के जीवन में किस तरह जमीन आसमान का फर्क था। अपना बचपन शहर में बिताने वाली नैना पुराणिक जी, जिनकी सादगी देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वे अपने जीवन साथी को खुद चुनने की बात कर रही हैं। कौन सिलेक्ट करेगा? ओह देखिए, अगर मुझे अच्छा लगा, दिख पड़ा, अच्छा पढ़ा लिखा है, नेचर अच्छा है, तो मैं भी कर सकूंगी। अगर मुझे भी कुछ उसके लिए फीलिंग्स हो गए तो। जबकि उसी उम्र की गांव में रहने वाली युवती ग्रामीण इलाके में अपनाए जाने वाले ट्रेडिशन यानी बाल विवाह की चपेट में आ गई थी और उनके विवाह की कहानी सुनकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। हो गई सर। कब हुई? 12 साल हो गया। वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? 8 साल। कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी थी सर। कोई बात याद है शादी की? नहीं, सब अच्छा खाने मिला था, मिठाई, अच्छा कपड़ा मिले थे। इस बच्चे की शादी 8 साल की उम्र में हुई थी और इसे उस वक्त सिर्फ एक बात याद है कि मिठाई अच्छी मिली थी। वहीं दूसरी तरफ एक शहरी युवक अपने बॉस की बेटी से शादी करने के सपने देख रहा था और एक को शादी नहीं करनी थी। I would like to marry my boss's daughter, if I could. Don't ask me why. No, I am not interested in marriage also. Girls.
शहरों में युवा शादी करके बच्चा करने की एक जिम्मेदारी समझते हैं, वो समझ रहे हैं, जबकि गांव में अब भी बाल विवाह के बाद छोटी उम्र में बच्चे होना आम बात था। इस वक्त देश में लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, गर्भ निरोधक के इस्तेमाल से भी खतराते थे, इसलिए हर घर में सैकड़ों बच्चे होते थे, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जैसे कि ये लड़की अपने भाई बहनों के बारे में बता रही है। हम घर में 13 मर्द, हमारी मजदूरी पूर्ति नहीं है साहब। 9 भाई बहन, एक 2 भाई इतना बड़ा है, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन गोदी में। शास्त्री जी ने आगे इन युवाओं से उनके भविष्य के बारे में पूछा, जिसे लेकर कुछ के बड़े सपने थे तो कुछ के बेहद छोटे लेकिन मासूमियत से भरे। मैं एक सरकारी नौकरी देखूंगा, अगर सरकारी नौकरी ना भी मिली तो मैं आर्मी में चला जाऊंगा। एक युवक ने एयरफोर्स में टेस्ट पायलट बनने का सपना बताया। My ambition is to command a bomber squadron in the operational areas, and later on I'd like to go on to testing aircraft. You know what I mean? I'd like to become a test pilot. जबकि एक सिर्फ फीटर बनना चाहता था, क्योंकि उससे आगे सोचने का उसे अवसर ही नहीं मिल पाया था। वैसे जी मैं एक अच्छे किस्म का फीटर बनना चाहता हूँ। एक युवक ने पढ़ाई की अहमियत बताते हुए कहा कि इससे हमें रोजी रोटी मिलती है। क्या रहा है कि आजकल टेक्निकल एजुकेशन फ्री है, हर मैट्रिक या हर सेकेंडरी स्टूडेंट बहुत आसानी से टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकता है और इसके बाद एक अच्छा मैकेनिक बन सकता है और अपनी रोजी कमा सकता है। वहीं एक खूबसूरत युवती से जब अभिनेत्री बनने का सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा, देखिए हीरोइन बनना तो मैं अच्छा समझती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बात नहीं है, मैं नहीं बन सकूंगी। आगे शास्त्री जी ने जब भारतीय सेना के एक जवान से पूछा कि क्या आपको भारत से प्यार है, तो उसने कहा कि मैं एक भारतीय हूँ और भारत मेरे लिए सब कुछ है। I'm an Indian and India means everything to me. I'm a part and parcel of India. India is a part of my life. जबकि दूसरे युवक ने कहा कि मुझे अपने देश से कोई प्यार नहीं है। Really? And just I don't want to show off like other people that I got a love for the country. Whom shall I tell? Suppose I got a love. Whom shall I tell that I got a love? इस इंटरव्यू की ये खूबसूरती थी कि जिसमें शास्त्री जी ने दोनों पहलू दिखाए थे। जैसे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ रहे एक युवक से उसकी ज़रूरतें पूछी गई तो उसने कहा मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं मार्केट में जो नई चीज़ दिखे उसे खरीदने की ख्वाहिश रखता हूँ। जबकि गांव में किसानी कर रहे लड़के की चाहत सिर्फ कुछ कमीज़ें और चादर खरीदना थी। हमें 2 चादरें चाहिए और 2-3 कमीजें हों और एक आधा कमीज या चादर आने जाने के लिए। वहीं एक शहरी लड़के को महंगे कपड़े चाहिए थे तो गांव के लड़के को सिर्फ ट्रैक्टर। मुझे ये मालूम होता है कि हम एक जोड़ी बैलों के साथ जमीन को अच्छी तरह नहीं खोद सकते। इसको खोदने के लिए तो अच्छी मशीनें या ट्रैक्टर होने चाहिए। आगे शास्त्री जी दूर दराज के गांव में पहुंचे जहां पूरे गांव में एक रेडियो होना ही बड़ी बात थी और साल 1947 में जन्मे लड़के से पूछा हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है। भूल गए पढ़ने के लिए? पढ़ने नहीं गए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है मालूम है? पता नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? मालूम नहीं है। अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं? नहीं मालूम। उज्जैन के कलेक्टर साहब को जानते। वहीं शहर में रहने वाले अमीर बच्चों ने बताया कि आप रिश्वत देकर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। किसी युवक के पास महिला मित्र थी, किसी के पास बहुत दोस्त, तो कोई बॉयफ्रेंड या मेल फ्रेंड्स है या नहीं, ये सवाल सुनकर शर्मा गई। लेकिन जब शास्त्री जी ने पूछा तुम्हें क्या लगता है देश आगे बढ़ रहा है, तो युवक मुस्कुराया और बोला हाँ साहब, मुझे लगता है जब देश में नई नई फैक्ट्रीज बनती हैं, जब वहाँ फर्टिलाइजर्स बनते हैं तो लगता है कि अब खेती और बढ़ेगी, हमारे खेतों में ज्यादा अनाज उगेगा और किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन फैक्ट्रियों में बिजली भी ज्यादा बनेगी जिससे और इंडस्ट्रीज चलेगी और काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और लोग ज्यादा खुश रह पाएंगे। जबकि एक एयर होस्टेस ने कहा कि हमें और ज्यादा हवाई जहाज बनाने चाहिए। We make rather good aircraft as well. Gnats and vampires. Well, don't ask me, you can go somewhere else. अब आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या उस दौर में भारत में त्योहार मनाए जाते थे, तो जवाब है हाँ, आज से भी काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से। जैसे कि ये फुटेज साल 1967 की है, दिल्ली में मनाए गए दशहरे की, जब एक बड़ी रैली के बाद इतने ऊंचे रावण का दहन किया गया था। अगली दुर्लभ क्लिप 1967 में हुए एक लोकसभा चुनाव की है, जब इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतकर दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली थी और मोरारजी देसाई बने थे उप प्रधानमंत्री।
अब 60 के दशक में भारत और गहराई से जाने तो उस वक्त हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था। ये वो दौर था जब भारत नई सुबह देख रहा था, जहां खेतों में हरित क्रांति की हरी लहरें दौड़ने लगी थीं और विज्ञान और तकनीक धीरे धीरे किसानों की जिंदगी बदलने लगी थी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों की कोशिश से गेहूं और धान की नई किस्में आई और पंजाब हरियाणा के खेत में अनाज का कटोरा बना गई। उधर शहर में डॉक्टर वर्जीग कुरियन की दूध क्रांति यानी अमूल आंदोलन ने हर गांव में किसान को आत्मनिर्भर बना दिया। रेलवे के डब्बों में भीड़ बढ़ चुकी थी। बस में लटकते लोग अब रेलवे की पटरियों पर सफर करने का सपना देख रहे थे। गांवों से शहरों की ओर पलायन शुरू हो चुका था। लाखों लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास की ओर रोजगार की तलाश में निकल रहे थे। एक कमरे में 5-5 लोग रहते, पर सपने सबके अपने थे। यही तो भारत की खूबसूरती थी। तंगी में भी तरक्की की चाह, मुश्किल में भी उम्मीद की रोशनी। लेकिन इस बढ़ते भारत ने कई झटके सहे। 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध ने देश की आर्थिक और मानसिक शक्ति दोनों को परखा, मगर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने मजबूती से अपने पैर जमाए रखे और अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। गरीबी हटाओ का नाम आज जनता के दिल में उम्मीद की नई किरण बन गया और पहली बार किसी महिला प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। उस दौर में घरों में टीवी नहीं होता था, मगर रेडियो की आवाज हर गली और हर मोहल्ले में गूंजती थी। विविध भारती पर बजते गानों से लेकर ऑल इंडिया रेडियो की खबरों तक वही आवाजें लोगों की शामें सजाया करती थीं। तब मोबाइल नहीं थे, पर रिश्तों में जुड़ाव था। लैंडलाइन नहीं थे, पर दरवाजे खुले रहते थे। मोहल्ले के घरों में अपनापन था और नुक्कड़ पर सबकी दुनिया बसती थी। भारत अब धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा था। 1950 के दशक में जन्मी कंपनियां टाटा मोटर्स, HMT, BHEL, ONGC और LIC अब देश की रीढ़ बन चुकी थीं। सरकार की 5 साल की योजना देश के विकास की दिशा तय कर रही थी। आत्मनिर्भरता अब सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि एक मिशन बन चुकी थी। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। महंगाई, भ्रष्टाचार और जातिवाद अब भी भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावटें थीं। गांव में शिक्षा का स्तर बेहद कम था और महिलाओं की स्थिति चिंताजनक, लेकिन फिर भी बदलाव की बयार चल पड़ी थी। समाज में धीरे धीरे बराबरी और शिक्षा के बीज बोए जा रहे थे। फिर आया 1975 का वो दौर, आपातकाल यानी इमरजेंसी, जब अखबारों की आवाजें बंद कर दी गईं और जनता की जुबान पर ताले लगा दिए गए। मगर यही वो समय था जिसने भारत के लोकतंत्र की असली ताकत दिखी, क्योंकि कुछ सालों बाद जनता ने अपने वोट से सत्ता बदल कर साबित कर दिया कि इस देश में तानाशाही टिक नहीं सकती। 60 और 70 का दशक भारत के लिए संघर्ष और संभावना दोनों का संगम था। ये वक्त था जब एक ओर भूख और गरीबी थी तो दूसरी ओर सपनों का समंदर भी, जब हाथ में छाले थे और आंखों में रोशनी थी, जब हर असफलता के बाद उम्मीद जन्म लेती थी, क्योंकि इस देश की मिट्टी में उम्मीद नाम की चीज कभी नहीं मरती। तो दोस्तों, आपको 20 साल के युवा भारत की ये छवि कैसी लगी? और अगर आपको चुनने का मौका मिलता तो क्या आप अपना बचपन अभी बिताना चाहते या फिर 1960, 70, 80 या 90 के दशक में? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो वाकई में आपको इतिहास की सैर पर ले जाने में कामयाब हुआ और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया तो इसके लिए लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।